हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल स्टार। आज की इस वीडियो में हम मैकियावेली एज अ चाइल्ड ऑफ रेनेसांस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैकियावेली 14th सेंचुरी के एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर हैं जिनका जन्म 3 मई 1469 को इटली के फ्लोरेंस में हुआ था। मैकियावेली के ऊपर रेनेसांस का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, जैसा कि हर एक पॉलिटिकल फिलोसोफर के ऊपर होता है। हमने 3 पीरियड्स के बारे में पढ़ा है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न। एंशिएंट में हमने सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, प्लेटो के बारे में जाना। फिर मिडीवल में हमने देखा सेंट थॉमस एक्विनास, अगस्टाइन और मार्सिलियस ऑफ पडुआ के बारे में। अब हम मॉडर्न पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। एंशिएंट पीरियड में हम सब जानते हैं कि रीज़न बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता था। मिडीवल पीरियड में रिलीजन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। और अब मॉडर्न पीरियड, मिडीवल पीरियड के अंत में जो लास्ट प्रोमिनेंट रूलर रहे मार्सिलियस पडुआ, उनको एक रिमार्केबल थिंकर के नाम से जाना जाता है। मिडीवल पीरियड के थिंकर होने के बावजूद भी उन्होंने चर्च के पावर को सबड्यू करने की बात की, यानी कि कम करने की बात की, और स्टेट को इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल अथॉरिटी के तौर पे बनाने की कोशिश की। अंत में मिडीवल पीरियड के अंत में चर्च एक करप्ट इंस्टीट्यूशन बन चुका था। मार्सिलियस ऑफ पडुआ चाहते थे कि स्टेट के अंडर ही चर्च काम करे। उनका ये जो थॉट था, मिडीवल पीरियड के पॉलिटिकल थिंकर कहलाते हुए भी इस तरीके की सोच रखना, वो उनको एक कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिलोसोफर भी बनाता है। पर इनका असर, इनके बातों का असर मैकियावेली के ऊपर बहुत हुआ। रेनेसांस का जो पीरियड था वो 14th सेंचुरी से लेके 16th सेंचुरी का रहा है यूरोप में। और रेनेसांस के पीरियड को रिवाइवल कहा जाता है, यानी कि पुनर्जागरण काल। वापस से लोगों की जो बुद्धि है वो खुलना शुरू होती है। वापस से जब रीज़न डोमिनेट करना शुरू होता है। पहले रीज़न डोमिनेट करता था, फिर उसकी जगह रिलीजन ने ले ली, धर्म ने ले ली, और उसके बाद फिर से रीजन का रिवाइवल शुरू होता है। मैकियावेली के ऊपर रेनेसांस का बहुत बड़ा असर है। ये जानने के लिए आपको ये ज़रूरी है जानना कि रेनेसांस क्या है और इसका इतना इन्फ्लुएंस क्यों रहा सभी लोगों के ऊपर, और कैसे ये मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकिंग का एक बेस बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। फीचर्स ऑफ रेनेसांस। रेनेसांस इज़ अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ और रिवाइवल। रेनेसांस एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब रीबर्थ या रिवाइवल है, यानी कि वापस से जन्म लेना। रेनेसांस का क्या बैकग्राउंड रहा है? इन द यूरोपियन हिस्ट्री इट रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ cultural revival which began in late 14th century in Italy, traveled to France in the 15th and to England and Germany in the 16th century, and like into the whole Europe. Historically, it marked the transition from the Middle Age to the Modern Age. यूरोपियन हिस्ट्री में एक ऐसा समय आया जब कल्चरल रिवाइवल हुआ। 14th सेंचुरी में ये इटली में शुरू हुआ और धीरे धीरे फ्रांस और इंग्लैंड से होते हुए जर्मनी और फिर पूरे यूरोप में ये 16th सेंचुरी तक फैल चुका था। हिस्टोरिकली ये एक ऐसा पीरियड है जब मिडीवल एज से मॉडर्न एज में ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा था। रेनेसांस was a humanist movement which spread to the sphere of literature and art, painting, sculpture and architecture, music, education, scientific learning, philosophy, social and political thought. हर एक बैकग्राउंड में, हर एक फील्ड में डेवलपमेंट शुरू हो गया। हर एक फील्ड में जो लोग थे उन्होंने काम करना शुरू किया, सोचना शुरू किया, क्वेश्चन करना शुरू किया। ह्यूमनिस्ट मूवमेंट क्या होता है? तो ह्यूमनिस्ट मूवमेंट जो है वो शुरू हुआ 20th सेंचुरी में, टिपिकली जब रिलीजियस नॉन रिलीजन और अलाइंड विद द सेक्युलरिज्म, यानी कि हम ये कहें कि ये ह्यूमनिस्ट मूवमेंट जो था उसमें
एक ऐसा समय आया जब लोग जो थे वो अपने आप को और ज़्यादा सेक्युलर देखने लगे। रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस था वो कम हो रहा था और जो लोग थे वो अब सुपर नेचुरल सोर्सेस के बजाय साइंस पर ज़्यादा फोकस कर रहे थे इस पूरे वर्ल्ड को समझने के लिए। और अलग अलग फील्ड्स में, लिटरेचर में, आर्ट, पेंटिंग, स्कल्पचर्स में भी डेवलपमेंट शुरू हुए डेस्पाइट ऑफ द रिलीजन। तो इसके बेसिक फीचर्स में सबसे पहला टॉपिक ये है चेंज इन इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में आर्थिक जो एरिया है, आर्थिक जो हमारा फील्ड है उसमें क्या चेंजेस हुआ। इन द मिडिल एजेस इंडिविजुअल आइडेंटिफाई देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू देयर प्रीडोमिनेंट स्टेटस। पहले क्या था कि लोग अपने आप को पहले से ही आइडेंटिफाइड जो स्टेटस था उसी से रिलेट करते थे। जो रिलीजन ने जो डिसाइड करके रखा था कि ये नोबिलिटी ज्वाइन करेंगे, ये क्लर्जी मैन रहेंगे, ये मिडिल क्लास के रहेंगे, तो इस तरीके की जो व्यवस्था थी जो चर्च के द्वारा पहले से ही स्थापित की गई थी उसी से लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते थे। लेकिन जब न्यू डेवलपमेंट्स हुए इकोनॉमिक स्पेयर्स में तो इससे मदद मिली लोगों को कि अपने जो प्री एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन है, यानी कि जो पहले से एग्जिस्टिंग स्टेटस है, उससे वो बाहर आए। दिस लेड टू द डिमांड ऑफ न्यू स्किल्स एंड क्राफ्ट्स इन द मार्केट। तो इससे क्या हुआ कि जो उनका पहले से ही डिसाइडेड ऑक्यूपेशन था उससे हट करके उन्होंने नए नए स्किल्स, नए नए क्राफ्ट सीखना शुरू किए। मार्केट में जो स्किल्स था उसकी डिमांड बढ़ने लगी। ए न्यू क्लास ऑफ एंटरप्रेन्योर इमर्ज्ड हु कुड अप्लाई न्यू आइडियाज इन द बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू मेक फॉर्चून। एक न्यू क्लास, एंटरप्रेन्योर क्लास, यानी कि खुद का बिजनेस शुरू करने वाले जो लोग थे उनकी संख्या बढ़ी, जो अपने बिजनेस आइडियाज़ को मार्केट में उतार करके प्रॉफिट कमा सकते थे। ऑल दीज लेड टू डिस्पर्सल ऑफ इकोनॉमिक पावर फ्रॉम टाइनी क्लास ऑफ लैंडलॉर्ड टू द वाइडर एरियाज ऑफ सोसाइटी। इससे क्या हुआ कि पहले से जो बहुत ही कम संख्या में लेकिन वो लैंडलॉर्ड्स थे, यानी कि ज़मींदार थे और वेल्दी क्लास के जो लोग थे, जो कि जिनकी संख्या बहुत कम थी लेकिन वो मेजर पावर जो था, मेजर इकोनॉमिक पावर जो था वो कंट्रोल करते थे, उनकी अब धीरे धीरे इकोनॉमिक स्टेटस में गिरावट आने लगी और धीरे धीरे एक नया एंटरप्रेन्योर क्लास जो है वो मार्केट में जगह लेने लगा। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कह सकते हैं कि रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो पहले उतना इवन नहीं था जितना अब धीरे धीरे उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना शुरू हुआ। सेकेंड इज चेंज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सो आर्ट एंड लिटरेचर में क्या चेंजेस आए हैं? द न्यू मर्चेंट क्लास स्टार्टिंग गिविंग इम्पोर्टेंस टू द आर्ट एंड क्राफ्ट। तो अब क्या हुआ कि जब मार्केट में स्किल और क्राफ्ट्स का डेवलपमेंट हुआ तो जो नए मर्चेंट क्लास थे वो इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगे। दिस ब्रोक मोनोपोली ऑफ चर्च इन रिल्म ऑफ आर्ट। और इससे क्या हुआ कि जो चर्च है, जो आर्ट और लिटरेचर में अपनी जो मोनोपोली उसने इस्टेब्लिश करके रखी थी वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस होने लगा। लोग जो थे वो चर्च से हट के, रिलीजियस टेक्स्ट बुक से हट करके अलग अलग चीज़ों को पढ़ने लगे, अलग अलग चीज़ों को समझने लगे, उसको आर्ट में उतारने लगे। द आर्टिस्ट नाउ बिकेम फ्री फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन। अब क्या है कि आर्टिस्ट लोग को पूरी तरीके से ये छूट मिल गई कि जो भी उनका थॉट है, जो भी उनके इमोशंस हैं, वो अपने आर्ट के मदद से, अपनी पोइट्री के मदद से, अपने क्राफ्ट्स के मदद से वो लोगों को बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। पहले क्या था कि चर्च के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना था और चर्च कभी भी अलाउ नहीं करता किसी को भी कि वो उसके खिलाफ कुछ लिखे, कुछ बनाए। तो अब क्या था कि जब लोगों की बुद्धि ज़्यादा खुलने लगी तो उन्होंने सारी चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया और अपने इमोशंस को उन्होंने अपने आर्ट के मदद से लोगों को एक्सप्रेस करना शुरू किया। देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो कंसिडरेबली इम्प्रूव्ड। सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस इसलिए इम्प्रूव हुआ क्योंकि आर्ट और क्राफ्ट को इम्पोर्टेंस मिलने लगा। आर्ट बिकेम मेन सोर्स फॉर एक्सप्रेसिंग द ह्यूमन फीलिंग्स एंड इमोशंस। और आपको पता होगा कि इसी दौरान कुछ बहुत ही प्रोमिनेंट हमारे पेंटर्स जो हैं वो हुए, जो स्कॉलर्स हैं वो हुए।
So this new development in art and literature gave a new secular outlook in contrast with earlier restricting only religious outlook. पहला जो धार्मिक जो आउटलुक बनाया हुआ था, जो नज़रिया बनाया हुआ था धार्मिक नज़रिया कि हर चीज़ को आपको रिलीजन से ही जोड़ के देखना है, उसका वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया। लोगों का जब कॉन्शियसनेस बढ़ने लगा और अलग अलग आइडियाज़ को उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो वो अब धीरे धीरे रिलीजन को छोड़ के अदर चीज़ों में भी ध्यान देना शुरू कर रहे थे। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस. So during this period, the intellectual class, including thinkers, writers, philosophers, scientists, and artists, gradually withdrew themselves from the divine and other worldly matter to human center and worldly affairs. अब इस पीरियड में क्या हुआ कि अलग अलग जो प्रोफेशंस थे, जो ऑक्यूपेशंस थे, उसमें जो लोग थे, उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुरू होने लगा। जो थिंकर्स थे, राइटर्स थे, फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट थे, और जो आर्टिस्ट थे, ग्रेजुअली वो डिवाइन यानी डिविनिटी से अलग हट करके, धर्म से अलग हट करके, जो ह्यूमन सेंटर्ड वर्ल्डली मैटर्स है उस पर ध्यान देने लगे कि वर्ल्ड की क्या समस्या है, एक देश दूसरे देश से कैसे अलग है, हमारे देश में क्या बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जिनको सुधार करके हम सोशल वेलफेयर का काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चलने लगी। दे इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग द अननोन पाथ ऑफ हेवन एंड हेल, दे ट्राइड टू टर्न स्टडिंग द इंट्रिकेसीज यानी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द रियल लाइफ ऑफ मैन एंड वुमेन ऑन द अर्थ। अब क्या हुआ कि पहले क्या था कि आप रिलीजन की बात करते तो उसमें यही था कि स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, किन लोगों को हम रिलीजन में ऊपर मानते हैं, किन लोगों को हम नीचे मानते हैं, ये सारी धार्मिक बातें ही चलती रहती थी और धार्मिक चीज़ों पर ही विचार विमर्श होता रहता था। उसी से जुड़े हुए आइडियल्स का डेवलपमेंट होता रहता था, आइडियाज़ का। लेकिन अब क्या हुआ कि जब लोगों ने अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उन्होंने रियल लाइफ में जो मेन और वेमेन को, जो इस धरती में रह रहे हैं, उनको क्या दिक्कतें हो रही हैं, एक रियलिस्ट अप्रोच हम कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो है एक पर्सन का, वो डेवलप होना शुरू हुआ कि हमारे पास एक्चुअली मुद्दा क्या है, क्या इस वर्ल्ड का प्रॉब्लम्स है। इन सारे बातों को लोग डिस्कस करने लगे और इससे जुड़ी हुई जो आइडियाज़ थी, जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो डेवलप होना शुरू हुए। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन पीपल थिंकिंग लेवल, ये रेनेसांस का एक बहुत ही ग्रेट फीचर मुझे लगता है कि कॉमन पीपल का जो थिंकिंग था वो डेवलप हुआ, उनका जो थिंकिंग लेवल था वो डेवलप हुआ। इन दिस न्यू अरीना ऑफ डेवलपमेंट, कॉमन पीपल गॉट द करेज to question and challenge the religious dogmas and turn to believe in scientific facts. जो नया अरीना था डेवलपमेंट का, उसमें कॉमन पीपल जो थे उनको ये करेज मिला कि वो क्वेश्चन कर सके और चैलेंज कर सके जो रिलीजियस डॉगमा, जो धार्मिक धर्म कर्म कांड ये सब चीज़ें होती थी, उनको वो क्वेश्चन कर सके। ये उनका ये एबिलिटी भी डेवलप हुआ और साथ में उनको ये साहस भी आया और उनको अलाउ भी हुआ। पहले तो रिलीजन का इतना ज़्यादा दबदबा था, इतना ज़्यादा वो डेवलप था कि कोई भी कॉमन पीपल, क्या स्कॉलर्स भी अलाउड नहीं थे कि उसके खिलाफ में कुछ बोले और कुछ लिखे। लेकिन जैसे ही चर्च का पावर रिड्यूस हुआ तो कॉमन पीपल को भी ये करेज आया कि वो कि वो चर्च के जो रिलीजियस डॉगमास हैं उसको क्वेश्चन कर सके और साइंटिफिक फैक्ट्स पर बिलीव कर सके, क्या चीज़ सही है क्या नहीं है, ये साइंटिफिक मेथड्स को अप्लाई करके जान सके। फिफ्थ इज साइंटिफिक डेवलपमेंट बाय प्रोमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ रेनेसांस। तो रेनेसांस के दौरान केवल आर्ट और लिटरेचर में नहीं बल्कि हर एक फील्ड में प्रोमिनेंट डेवलपमेंट हुए और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स इस समय हमें मिले हैं। इन द पीरियड ऑफ रेनेसांस द रीजन सीम्स टू बी प्लेस्ड इन द स्ट्रॉन्गर पोजिशन। जैसा कि कहा कि मिडीवल पीरियड में
रिलीजन का दबदबा, एंशियंट पीरियड में रीज़न का। तो अब क्या था कि क्योंकि ये पुनर्जागरण है तो हम पहले ही रीज़न को यूज़ करते थे रिलीजन से पहले, तो अब क्या हुआ कि वापस से रिलीजन का, वापस से जो लोगों का विवेक है, जो रीज़न है, वो डोमिनेट करना शुरू किया। इसीलिए कहीं ना कहीं इसको कहते हैं पुनर्जागरण, यानी कि वापस से बुद्धि का खुलना, वापस से जाग जाना। तो इस पीरियड में बहुत बड़ा एक साइंटिफिक हम अवेकनिंग कह सकते हैं हुआ, जब जो रीज़न था वो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने लगा इन द सोसाइटी। मैनी फेमस साइंटिस्ट, गैलीलियो, कोपरनिकस, ये सारे जो प्रोमिनेंट साइंटिस्ट हैं वो रेनेसांस के पीरियड के ही हैं और उन्होंने डिस्कवरी शुरू की। उन्होंने डिस्कवर किया पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ सन, मून, अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स, प्रूव दैट, और उन्होंने ये प्रूव किया भी कि जो अर्थ है वो सेंटर में नहीं है यूनिवर्स के, एज दी होली स्क्रिप्चर क्लेम। मैं आपको बताना चाहूँगी कि पहले क्या था कि ये जानने से पहले कि सन जो है वो सेंटर में है, जो रिलीजियस टेक्स्ट बुक थे चर्च के, वो ये क्लेम करते थे बार बार कि जो अर्थ है वो सेंटर में है और बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग द सन वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लेकिन जैसे ही रेनेसांस का पीरियड आता है और हर एक फील्ड में डेवलपमेंट शुरू होता है और डिस्कवरी शुरू होती है, इन्वेंशन शुरू होता है, तो साइंस में भी बहुत ही प्रोमिनेंट डेवलपमेंट्स होते हैं और जो साइंटिस्ट हैं वो डिस्कवरी करना शुरू करते हैं। और गैलीलियो और कोपरनिकस जैसे प्रोमिनेंट साइंटिस्ट आते हैं जो इस चीज़ को रॉन्ग प्रूव करते हैं और फिर ये बताते हैं कि कैसे सन जो है वो सेंटर में और बाकी सारे प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ वो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। रेनेसांस इज रिगार्डेड एज अ रीज़न फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमनिस्ट मूवमेंट। जैसा कि मैंने बताया कि ह्यूमनिस्ट मूवमेंट क्या होता है, जब लोगों का सेक्युलर आउटलुक डेवलप हुआ, तो रेनेसांस को एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के डेवलपमेंट के लिए। पेट्रार्क जो हैं 1304 टू 74 उनका पीरियड रहा है, इज़ रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्ट मूवमेंट इन यूरोप। पेट्रार्क को यूरोप में ह्यूमनिस्ट मूवमेंट का फाउंडर माना जाता है। ही रिजेक्टेड मिडीवल स्कॉलस्टिकलिज्म इन फेवर ऑफ ह्यूमन सेंटर्ड फिलोसफी एंड लिटरेचर। उन्होंने सिरे से खारिज कर दी थी मिडीवल पीरियड के जो स्कॉलर्स हैं उनकी जो नोशंस थी कि ह्यूमन सेंटर्ड फिलोसफी और लिटरेचर, उनको उन्होंने खारिज कर दिया था। देन ह्यूमनिस्ट मूवमेंट रिकग्नाइज द literary, scientific and philosophical works of ancient Greek Rome as a best guide for learning and living। जो ह्यूमनिस्ट हैं वो जो एंशियंट ग्रीस और रोम के जो फिलोसफर्स थे उनका जो लिटरेरी और साइंटिफिक वर्क है उसको एक गाइड के तौर पे मानते हैं। In political sphere, the power of Holy Roman Empire was steadily declining during the Renaissance period। Political sphere में अब हम बात कर लेते हैं, हमने तो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देख लिया, अलग अलग फील्ड्स में देख लिया, साइंस में देख लिया, ह्यूमनिस्ट मूवमेंट्स में देख लिया। पॉलिटिकल स्फेयर में क्या चेंज हो रहा था, तो जो होली रोमन एम्पायर थी, होली रोमन एम्पायर इसलिए क्योंकि रोमन एम्पायर में चर्च का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो जब रोमन एम्पायर का पावर डिक्लाइन किया रेनेसांस के पीरियड के दौरान, तो वॉल्टेयर का ये कहना है कि नीदर होली नॉर रोमन नॉर एन एम्पायर, क्योंकि रोमन एम्पायर भी लास्ट तक ना ही होली रह गया था, ना ही वो रोमन रह गया था और ना ही वो एक एम्पायर रह गया था। तो उसका जो पावर था वो बहुत ड्रास्टिकली ख़त्म हुआ। एंड विद द एडवेंट ऑफ पीरियड ऑफ रेनेसांस का जब पीरियड शुरू होता है तो बहुत सारे जो यूरोपियन स्टेट्स हैं वर ग्रेजुअली इवॉल्विंग इनटू सेपरेट नेशन स्टेट्स, और यहीं से अब मैकियावेली का जो काम है वो शुरू हो रहा है। ध्यान से इसको कनेक्ट कीजिए। यूरोप का अब जैसे ही रेनेसांस पीरियड शुरू हुआ और डेवलपमेंट शुरू हुआ तो यूरोप के जो लोग थे उनकी बुद्धि खुली और सारे चीज़ों में अलग अलग डेवलपमेंट होने लगा। तो उनका जो है अपनी स्टेट को लेकर के जो भावनाएं थी वो स्ट्रॉन्ग होने लगी। एक स्ट्रॉन्ग नेशन स्टेट का उनके अंदर डिज़ायर डेवलप होने लगा और धीरे धीरे सारे जो नेशंस के लोग थे उन्होंने अपने देश को एक प्रोमिनेंट और स्ट्रॉन्ग नेशंस बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया।
फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इंग्लैंड, ये सारे स्टेट्स जो थे अब वो नेशन स्टेट बनने के कगार पे थे, ठीक है। एंड देयर सेपरेट आइडेंटिटीज ऑफ फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, इंग्लिश इंटरेस्ट वर बीइंग ओपनली रिकग्नाइज। लोग अपने आप को अब खुल करके गर्व से फ्रेंच कह रहे थे, जो फ्रांस के लोग थे स्पेनिश कह रहे थे, जो स्पेन के लोग थे वो अपना एक आइडेंटिटी, एक सेपरेट नेशन स्टेट का जो आइडेंटिटी होता है, फॉर एग्जांपल हम लोग इंडियंस है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो हम अपने आप को इंडियंस रिकॉग्नाइज करते हैं। तो जो फ्रांस में रहते हैं वो अपने आप को फ्रेंच कहते हैं, जो स्पेन में रहते हैं वो स्पेनिश, जो जर्मनी में रहते हैं वो जर्मन, और जो इंग्लैंड में रहते हैं वो इंग्लिश। तो उसी तरीके से हर एक देश जो है वो अपने नेशन स्टेट को, अपने देश को नेशन स्टेट बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने के लिए काम कर रहा था। और मैकियावेली को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही थी क्योंकि वो उसी पीरियड के दौरान थे। मैकियावेली भी चाहते थे, वो एक सच्चे देशभक्त थे, और मैकियावेली भी चाहते थे कि वो भी इटली को एक नेशन स्टेट के तौर पर बनाए। मैकियावेली जो थे उनका हमेशा से ही ये मानना रहा कि चर्च ही कारण है इटली के डिसयूनिटी का। वो हमेशा ही चर्च पर ये इल्ज़ाम लगाते रहे हैं कि इटली में जो डिसयूनिफिकेशन था लोगों का आपस में, वो चर्च के कारण ही था। चर्च ने ही लोगों को सेपरेट किया था अपने करप्ट प्रैक्टिसेस के कारण। तो इसीलिए मैकियावेली जो थे वो चर्च के पावर को एकदम ही रिड्यूस कर देना चाहते थे, सबड्यू कर देना चाहते थे। सो मैकियावेली प्रोमिनेंट इटालियन थिंकर हैं, और वो फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहे जाते हैं, और एक रियल पैट्रियट है जिनका मेन मकसद क्या था, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एज अ नेशन स्टेट। और इसीलिए ही हैड अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ मार्सिलियो ऑफ पडुआ ओवर हिम ऑफ हिज फिलोसफी ऑफ स्टेट एंड चर्च, जिसमें उन्होंने चर्च के पावर को रिड्यूस करने की बात की। एंड अकॉर्डिंग टू मैकियावेली चर्च वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसयूनिटी इन इटली, जैसा कि मैंने बताया। सो आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट एंड एक्सप्लोर्ड द टेक्निक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ सब्सटैंशियली स्ट्रॉन्ग स्टेट अंडर द अनफेवरेबल एंड एडवर्स सर्कमस्टेंसेस। मैकियावेली ने अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग चीज़ों को लेकर के अपनी थ्योरी डेवलप की है, और उनका एक बहुत ही प्रोमिनेंट राइटिंग है द प्रिंस, जिसमें उन्होंने मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हुए अपने प्रिंस को काफ़ी सारी एडवाइजेस दी है कि किस तरीके से उसे एडमिनिस्टर करना है। आर्ट ऑफ गवर्नमेंट, एक स्टेट के से ज़्यादा मैकियावेली ने आर्ट ऑफ गवर्नमेंट को डील किया कि किस तरीके से गवर्न करेगा एक मोनार्क। मैकियावेली को कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिलोसोफर भी कहा जाता है, क्योंकि वो जिस तरीके से अपने प्रिंस को एडवाइस देंगे एडमिनिस्टर करने के लिए, उससे आपको यही लगेगा कि वो अपने प्रिंस को साम दाम दंड भेद, यानी कि तीनों चीज़ें करवाने के लिए, तीनों चीज़ें जानने के लिए कह रहे हैं, इसीलिए उनको कंट्रोवर्शियल कहा जाता है। बहरहाल मैकियावेली का जो थॉट प्रोसेस है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। रेनेसांस का क्या इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, इसको जानने के लिए रेनेसांस के फीचर्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आपको कोई भी दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। थैंक यू।